हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अध्ययन। मैं रश्मि आज आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। लेकिन दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये चैनल उन सभी भाइयों के लिए, बहनों और एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि टीजीटी, पीजीटी, चाहे एलटी ग्रेड हो, डी ट्रिपल एसबी हो, इससे रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको यहाँ पर क्योंकि हर जो भी एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश जो है वो ज़रूर आता है, और एलटी ग्रेड वगैरह और जो टीजीटी पीजीटी है इसमें तो सब्जेक्ट ही होता है इंग्लिश। तो इस चैनल पर आपको इंग्लिश लिटरेचर हो चाहे लैंग्वेज हो, उससे रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे और डिटेल में मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस बनाए जाएँगे और बनाए जा रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि आपके लिए वही मटीरियल लेकर के आएँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और उससे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँगी कि ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपसे कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई पेड कोर्सेज़ चलाए जा रहे हैं या फिर जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको अलग मटीरियल दिया जा रहा है और जो नॉन पेड स्टूडेंट्स हैं उनको अलग मटीरियल दिया जा रहा है। नहीं, हमारी कोशिश होगी कि बिल्कुल फ्री और मुफ़्त में फ्री में हम आप लोगों को पढ़ाएँ, बिना किसी पैसे के, बिना किसी लोभ के। तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए। और अगर आपको मैं रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सही लगता है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ जी के बारे में। अगर हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में तो ये रोमांटिक पीरियड के, इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक पीरियड के बहुत ही बड़े पोएट हैं, ठीक है, प्लेराइट है। तो अगर हम देखें तो उन अर्ली एज के बारे में, तो ये जब इनका जो जन्म हुआ था, ही वाज बोर्न ऑन 7 अप्रैल 1770 1770 में कोकोमाउथ, कम्बरलैंड में। ओके, कम्बरलैंड कोकरमाउथ में जो है वो इनका जन्म हुआ था इन इंग्लैंड। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इन विच ईयर? 1770। और जो रोमांटिक हमारा पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में, अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, रोमांटिक पीरियड का जो टाइम है वो है 1798 से 1837। जी हाँ, 1798 से 1837 जो है वो रोमांटिक पीरियड है। इस पर जो वीडियो है डिटेल में आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब की गई है डिटेल में। चाहे वो मिडिल एज हो, चाहे वो रेनेसा पीरियड हो, चाहे वो न्यू क्लासिकल पीरियड हो ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन अ डिटेल। ओके, अब हम आ जाते हैं उनके फादर पर। इनके जो फादर थे उनका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ। बहुत ही सिंपल सा नाम था, जॉन वर्ड्सवर्थ, हु डाइड इन 1783। जी हाँ, जब ये सिर्फ 13 साल के थे तब इनके फादर की डेथ हो गई थी। अगर हम बात करें इनकी मदर की, माफ कीजिएगा, हिज मदर्स नेम वाज Anne Cookson. Okay, who died in 1778 means she was died when he was only 7 years old. ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए इनके जन्म के बारे में, इनकी मदर और फादर के नेम्स और उनकी डिटेल्स। अगर हम बात करें इनके एजुकेशन के बारे में तो इन 1776 ही शिफ्टेड टू कोकलैंड ग्रामर स्कूल। ओके, यहाँ से इनकी शिक्षा हुई थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको इसलिए इनके स्कूल का नेम और मदर्स नेम बता रही हूँ, फादर्स नेम, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, राइटर्स के, ऑथर्स के फादर का नाम पूछ लिया, उनकी मदर का नाम पूछ लिया, उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, ठीक है, किस ईयर में हुई थी, अगर उन्होंने कोई ऐसी जो है वो डिग्री ली हुई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो कहाँ से कंप्लीट किया था, तो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज से किया था। इन विच ईयर? इन 1787 टू 1791। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 4 साल अपने दिए और यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी। उसके बाद 1790 में ही, ठीक है, मींस ड्यूरिंग दिस पीरियड जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे, ये अपने पहले टूर पर गए। कहाँ पर गए अपने पहले टूर में?
फ्रांस गए और स्विट्जरलैंड गए, ठीक है। ही वेंट टू फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है, ऑन हिज फर्स्ट टूर। इन 1791 में फिर से ही विजिटेड फ्रांस सेकेंड टाइम, ठीक है। ये जो है फ्रांस कब गए, सेकेंड टाइम जो है नेक्स्ट ईयर ही ये फिर से चले गए, और वहां से इन्होंने फाइनली कौन सी डिग्री हासिल करी, बीए की डिग्री हासिल करी। ओके, तो इतना आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते थे। और ही वॉज बॉर्न ऑन 1770, ठीक है, 7th of April। बहुत ही देखिए 7/7 बहुत ही कॉमन है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा इनका जो ईयर ऑफ बर्थ है उसको याद रखने में। एट कोकोमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था। इनके फादर थे जॉन वर्ड्सवर्थ, मदर एन कुक्सन, ठीक है। ग्रामर कोकोलैंड ग्रामर स्कूल से ही जो थे इनकी एजुकेशन हुई, स्कूलिंग। Then he got admission in St. John College, where he got graduation degree। फिर ये फ्रांस के टूर पर गए, ओके, एंड स्विट्जरलैंड गए। उसके बाद इन्होंने बीए की डिग्री ली। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो मैंने ईयर वाइज इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ईयर पूछे जाते हैं, ओके। और अगर आपको ठीक लगे, मीन्स मैं आपसे एडवाइस तो नहीं दे सकती हूँ क्योंकि भाई आप तो खुद ही इतने ज़्यादा कैपेबल हैं, तो अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप जब भी आप लेक्चर अटेंड करते हैं, कोई भी क्लास अटेंड करते हैं, तो वहाँ पर एक अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, ताकि आप जो भी इंसिडेंट्स है उनको नोट डाउन करते रहें। क्योंकि ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम किसी चीज को नोट डाउन करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर हमने भाई स्क्रीनशॉट ले लिया, किसी की फोटो लेकर के रख ली, तो वो बेकार है, लेकिन अगर हम उसको नोटबुक में अच्छे से नोट करते हैं तो वो हमारे एग्जाम के टाइम पर बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्योंकि उस एग्जाम के टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम चीज़ों की वीडियोस देखें या फिर उस पर टाइम अपना वेस्ट करें, बल्कि ये ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो पॉइंट टू पॉइंट मटीरियल है, नोट्स हैं हैंड रिटन, वो हम पढ़ें, क्योंकि अपनी राइटिंग में लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। 2-3 पॉइंट्स हैं, सिर्फ, ज्यादा नहीं है। In 1791, ठीक है, he fell in love with a lady whose name was Annette Wellon, ठीक है। ये कौन थी, ये एक फ्रेंच लेडी थी, ठीक है। और ये कहाँ पर थी, फ्रेंच में ही थी, जिनसे जो है इनको एक डॉटर भी हुई जिसका नाम था कैरोलाइन। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ठीक है। कैरोलाइन वाज हिज डॉटर हु वाज बॉर्न इन 1792, जिनका जन्म कब हुआ था, 1792 में हुआ था। उसके बाद भी इनकी लाइफ में काफी इंसिडेंट्स हैं, लेकिन इट वाज नॉट एज इम्पोर्टेंट मींस जो कि मुझे आपको देना पड़े। और अगर हम बात करें 1802 मींस 1802 में जो है इनकी शादी हो गई। फाइनली शादी किससे हुई, मैरी हचिंसन नाम की लेडी से हुई, जो कि जब शादी हुई तो ये कितने साल के थे, 32 ईयर्स के थे, ठीक है। ये 32 साल की उम्र में जो है इन्होंने शादी करी, और शादी किससे करी, मैरी हचिंसन से, ठीक है। कहा जाता है कि मैरी हचिंसन जो थी वो इनकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी इनसे इनकी। तो इन्होंने जो शादी की थी वो मैरी हचिंसन से की थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैरी हचिंसन का जो नाम है, मैरी हचिंसन का जो नाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इस पे एम्फसाइज करा और मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। ओके, अब अगर हम बात करें इनके वर्क्स के बारे में, अब हम आ जाते हैं मेन जो पॉइंट है, ठीक है, इनके वर्क्स के बारे में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने अपनी जो पहली पोएम थी, फर्स्ट पोएम, वो कब लिखी, ठीक है। तो इन्होंने जो अपनी फर्स्ट पोएम लिखी वो कब लिखी, 1793 में। और इनकी फर्स्ट पोएम कौन सी थी, एन इवनिंग वॉक, ठीक है। एन इवनिंग वॉक जो थी वो इनकी फर्स्ट पोएम थी, दैट ही रोट इन, और he composed in 1793। इन द सेम ईयर, इसी साल में जो है इन्होंने एक और पोएम लिख दी जिसका नाम क्या था, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ठीक है। इसका देखिएगा एग्जाम में क्या होता है, स्पेलिंग्स, ठीक है, इट्स नॉट DIS, इट्स DES, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ठीक है। इट वाज आल्सो पब्लिश इन द सेम ईयर। एक और जो सब मतलब एक बहुत बड़ा वर्क माना गया, टिंटन एबे, ठीक है। टिंटन एबे जो थी वो भी इन्होंने सेम ईयर में ही लिखी। टिंटन एबे एक्चुअली में क्या था, टिंटन एबे वाज अ प्लेस, ठीक है, जहां पर ये 3 बार गए थे अपनी लाइफ में। सबसे पहले तो कब गए थे, ये 1793 में गए थे। सेकेंड विजिट जो इन्होंने किया था वो किया था 1798 में। ओके, याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। 1793 में इनका फर्स्ट विजिट था टू टिंटन एबे।
एंड 1798 में ये सेकेंड टाइम, एंड थर्ड टाइम ही विजिटेड इन 1841। जी हाँ, 1841 में ये तीसरी बार गए थे। टिंटन अवे बहुत ही फेमस पोएम है, ठीक है। ये एक ब्लैंक वर्स में लिखी हुई पोएम है, और मैं आपको इस वीडियो के बाद में मैं इसको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। जितनी भी इनकी पोएम्स हैं, चाहे इवनिंग वॉक हो, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस हो, टिंटन एबे हो, ठीक है, जितने भी इनके वर्क्स हैं फेमस जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, उन सबको जो है आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनको डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा बहुत ही अच्छे से, वो कब हुए थे, फॉर्म क्या था। तो टिंटन अवे जो था, इट वाज, ये जो एक ब्लैंक वर्स था पोएम में। ओके, अब हम बात करते हैं इन 1795, ठीक है। 1795 में ही मूव विद हिज सिस्टर डोरथी, ओके, ठीक है। अब जो डोरथी थी, डोरथी वाज हिज सिस्टर, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डोरथी, ठीक है, इन हिज लाइफ। तो इनका नाम याद रखेगा, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेम ऑफ हिज सिस्टर क्या था? एंड एट रेसडाउन लॉन्च, ओके, डोरसेटशायर, ये जो है नेम है प्लेस का। ये इस जगह पर रेसडाउन लॉन्च डोरसेटशायर में जो है ये शिफ्ट हो गए यहाँ से। और इन द सेम ईयर ही मेट एस.टी. कॉलरिज। अब देखिए यहाँ पर एक मोड़ आया, ठीक है। इनकी फ्रेंडशिप किससे हुई? एस.टी. कॉलरिज, सभी जानते होंगे, ठीक है। एस.टी. कॉलरिज जो कि बहुत ही फेमस, वो भी एक पोएट हैं, राइटर हैं इन इंग्लिश लिटरेचर। अब ये जो थे एस.टी. कॉलरिज से यहाँ पर मिले, ठीक है। कहाँ पर मिले? डोरसेटशायर में, ठीक है। यहाँ पर इनकी मुलाकात हो गई एस.टी. कॉलरिज से। अब देखिए यहाँ पे 1795 में मिले, और उस दोस्ती का रिजल्ट क्या आया अभी आपको पता चलेगा आगे। इन 1798 एस.टी. कॉलरिज के साथ में इन्होंने मीन्स एक बहुत ही बड़ा वर्क लिखा। इट वाज नोन एज लिरिकल बैलेट्स, ओके, लिरिकल बैलेट्स इन्होंने लिखे। और इट वाज नोन एज द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज। क्यों? क्योंकि जो लिरिकल बैलेट इन्होंने लिखा, लिरिकल बैलेट्स वाज रिटन इन 1798। और जैसा कि मैंने अभी इस वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जो रोमांटिक एज था, रोमांटिक पीरियड था, वो कब से शुरू हुआ था? 1798 से ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इट इज नोन एज, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, नोन एज बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज। देखिए इसीलिए सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पॉइंट टू पॉइंट लिखी है, कहीं भी आपको इधर उधर जाने की, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको इन्हीं पॉइंट्स में मिल जाएंगी, इन्हीं नोट्स में मिल जाएंगी। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप इनको नोट डाउन करें, ना कि इनके किसी और तरह से जो है अपने पास स्टोर करें। ओके, पब्लिश्ड इन मंथ ऑफ सितंबर 1798। तो ये कब पब्लिश हुआ? 1798 में पब्लिश हुआ। अब देखिए इट वाज नोन एज द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, ठीक है। लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में इसको माना जाता है रोमांटिक एज की शुरुआत 1798 को। अब ये जो लिरिकल बैलेट था, ये कई एडिशंस में आया, ठीक है। इसका जो फर्स्ट एडिशन था ये तो भाई स्टार्टिंग के साथ में ही पब्लिश हुआ। अब जो इसका सेकेंड एडिशन आया वो 2 साल बाद फिर से आ गया। अब इनकी जो फ्रेंडशिप थी, इनकी जो बॉन्डिंग थी एस.टी. कॉलरिज की और विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो ऐसी हुई कि वो एक पर नहीं रुके। अब उसका सेकेंड एडिशन आ गया, और सेकेंड एडिशन केम इन 1800, ठीक है, और पब्लिश हो गया वो। Both the authors settled at Duff Cottage, Grasmere। अब ये दोनों यहाँ से कहाँ सेटल हो गए? डफ कॉटेज, ग्रासमेयर में। ओके, इतना समझ में आया? आई होप। यहाँ पर हमने देखे 4 वर्क के बारे में बात किया। सबसे पहले इनकी पोएम कौन सी थी? इवनिंग वॉक। सेम ईयर पर इन्होंने 3 पोएम्स पब्लिश करी, एन इवनिंग वॉक, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड टिंटन एबे। ओके, उसके बाद ही 1798 में इन द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक पीरियड ही composed lyrical ballads with S.T. Coleridge, ठीक है। उसका सेकेंड एडिशन कब आया? 1800, मींस जस्ट आफ्टर 2 years। अब देखिए यहाँ पर ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि इनकी जो मैरिज हुई थी वो मैरी हचिंसन से हुई थी। कब हुई थी? जब ये 32 years के थे। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं 1802 में ही एक और चीज हुई, जो लिरिकल बैलेट था उसका थर्ड एडिशन भी पब्लिश हुआ, ठीक है। लिरिकल बैलेट्स का थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ। 1803 में ही मेट सर वॉल्टर स्कॉट, ठीक है। वॉल्टर स्कॉट कौन थे? ही वाज अ वेरी फेमस स्कॉटिश राइटर, ठीक है। वॉल्टर स्कॉट जो है
वो स्कॉटिश राइटर हैं, बहुत ही फेमस थे। ओके, तो उनसे इनकी मुलाकात हुई। अब देखिए यहाँ पर जो लिरिकल बैलेंस का जो फोर्थ और जो लास्ट एडिशन था, ठीक, ये कब पब्लिश हुआ? 1805 में, ठीक, 1805 में, 1805 में लिरिकल बैलेट्स का जो लास्ट एडिशन था वो पब्लिश हुआ। इस तरह से लिरिकल बैलेट्स जो है इट plays a very important role in English literature, okay, and it is also known as the beginning of the romantic movements in literature, ठीक। ये भी क्वेश्चन आता है कि बिगनिंग कैसे हुई, तो आप लिख सकते, ये भी ऑप्शंस आते हैं। ओके, तो उसमें ऑप्शन होगा एक लिरिकल बैलेट्स। अब देखिए 1807 में, ठीक है, फर्स्ट एडिशन आया पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था इनका, जो कि कब पब्लिश हुआ? 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ठीक है, इट केम इन 1805। ये क्या था? इनका कलेक्शन था ऑफ पोएम्स का, मींस कई सारे पोएम्स को कलेक्शन किया गया था बुक में, जिसमें आपको मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे ओड टू ड्यूटी, आपने सुना होगा, बहुत ही इनकी फेमस पोएम है ओड टू ड्यूटी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, देन द सॉलिटरी रीपर, लंदन, ओके, द वर्ड इज टू मच विद अस, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये सारे क्या है इनके बहुत ही फेमस वर्क्स हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वर्क सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो इनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो, चाहे समरी हो, ठीक है, चाहे इनमें मींस जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, इनका फॉर्म्स ऑफ पोएम, सारी चीजें, ठीक है। तो मैं वो सब डिटेल में मैं वीडियोस लेकर के आऊंगी, ओके, आपको शेयर करूंगी आपके साथ में। तो ये जो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, इसमें इन्होंने सारे इंपॉर्टेंट वर्क जो है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द पोएम which was published in 1807. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि in 1808 he shifted from Tough Cottage Grasmere to Ellenbank. Okay, Grasmere means उसी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर ये शिफ्ट हुए। Then in 1813 he shifted to Riddal Mount, ठीक है, Ambleside, यहाँ पर ये शिफ्ट हो गए। He was appointed as a stamp distributor, यहाँ पर इन्हें अपॉइंट किया गया स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वर्क इनका, एक्सकर्शन। ओके, एक्सकर्शन कब इनका पब्लिश हुआ? जब ये सेकेंड टाइम ये गए टूर पर, कहाँ गए थे? स्कॉटलैंड, इन 1814, ठीक है, 1814 में जब ये सेकेंड टाइम स्कॉटलैंड गए। ओके, और उसके बाद ही में क्या हुआ? एक्सकर्शन, जो कि इनकी बहुत ही फेमस पोएम है, पब्लिश हुई। 1890 में इनका एक बहुत ही फेमस एक और वर्क था, पीटरबेल। ओके, पीटरबेल वो पब्लिश हुआ। एक्चुअली में लिखा तो गया था, यहाँ पे देखिए कंपोज, ठीक है, कंपोजिशन ईयर लिखा गया है इसमें, वो तो कंपोज तो हुआ था ये 1798 में, लेकिन ये जो पब्लिश हुआ था, ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या था? वो था 1819, ठीक। उसी टाइम पर एक और इनकी पोएम द वैगनर, ठीक है, वो भी पब्लिश हुई और जो कि कंपोज की गई थी 1805 में। यहाँ पर देखिए मैं आपसे बोलूंगी कि आप इनके ईयर्स प्लीज नोट डाउन कर लीजिए कि कौन से ईयर में हुआ था, क्योंकि ईयर पूछे जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। ना कि अगर हम सिर्फ पोएम की बात ही ना करें, अगर हम ड्रामा की भी बात करें, जैसे कोई भी ड्रामा हो गया, ठीक है, आपका मैकबेथ हो गया, हैमलेट हो गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आपको उन चारों की जो शेक्सपियर के जो प्लेस हैं उनकी डेट्स याद होनी चाहिए, प्लस लॉयल्टीज हो गया। ओके, फिर आपका जूलियस सीजर हो गया, चाहे आपका हैमलेट हो गया, तो इन सारे के जो है आपको ईयर्स पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी ट्रेजेडी है, ठीक है, कौन सा जो प्ले है वो ट्रेजेडी नहीं है, कॉमेडी है। तो इस तरह से वो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम सब पे बात करेंगे। तो अभी आइए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगर हम बात करें तो 1820 में हिज फेमस सोनेट सीरीज द रिवर डाडन गॉट पब्लिश, ठीक है, इनकी बहुत ही फेमस सोनेट सीरीज थी द रिवर डाडन। ओके, वो पब्लिश हुई, कब पब्लिश हुई? 1820 में, ठीक है, 1820 में द रिवर डाडन गॉट पब्लिश्ड, जिसमें कि ये क्या था? इसमें कलेक्शन ऑफ सोनेट्स। सोनेट क्या होता है? आपको मैं आप पूछेंगे कि मैम सोनेट क्या होता है? सोनेट होता है एक्चुअली में, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ पोएम जो कि 14 लाइंस की होती है, ठीक है, ऐसी पोएम जो कि 14 लाइंस की होती है, दैट इज नोन एज सोनेट, ठीक है। शेक्सपियरियन सोनेट भी है, एलिजाबेथन सोनेट भी है, उस पे हम
आप हमारी वीडियो देख सकते हैं चैनल पर, फॉर्म्स ऑफ पोएम, चाहे वो सोनेट हो, चाहे वो लिरिक हो, चाहे वो बैलेड हो, चाहे वो ब्लैंक वर्स हो, ठीक है, इन सभी पे जो है आपको वीडियो मिल जाएगी और आप डिटेल में उसके बारे में जान सकते हैं। अगर मैं अभी इस पे डिटेल में बताऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो इन्होंने सीरीज ऑफ सोनेट लिखा था, ठीक है, इट वाज द रिवर डडन, और वो कब पब्लिश हुई थी, 1820 में, जिसमें इन्होंने लगभग 500 से ऊपर लिखे थे। और हम कह सकते हैं कि 523 सोनेट्स, आप इमेजिन कर सकते हैं 523, ओके, सिर्फ सोनेट्स। तो आप सोचिए कि इनका जो वर्क होगा, इन्होंने जो लिटरेरी वर्क जो लिखे हैं, मतलब वो कितने ज्यादा होंगे, हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें कितने सोनेट्स हैं, 523। देन ही वेंट ऑन हिज फर्स्ट टूर टू आयरलैंड, ठीक है, ये आयरलैंड गए अपने पहले टूर पर, कब गए, 1829 में, ओके। एंड देन in 1838 the sonnets of William Wordsworth collected in one volume, उसके बाद इनके जितने भी sonnets थे वो सब एक वॉल्यूम में, मींस एक बुक में इनका कलेक्शन ये आया। तो sonnets of William Wordsworth collected in one volume, it came in 1838। अब भाई इन्होंने इतना वर्क किया था तो इनको भाई अवार्ड तो मिलना ही था। सो ही इन 1843 he was awarded as poet laureate, ठीक है, पोएट लॉरिएट की जो है इनको उपाधि मिली। और कब मिली, इन 1843, 1843 में इनको पोएट लॉरिएट की मिला, ठीक है, से नवाजा गया। और 1850 में ही डाइड, ओके, इतना लंबा सफर इन्होंने तय किया। एंड इन 1850 ही डाइड ऑन 23rd ऑफ अप्रैल। इनका जन्म कब हुआ था, 7 अप्रैल, ये देखिए 7 अप्रैल 1770 में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 23 अप्रैल, मींस इन द सेम मंथ। और कब हुई थी, 1850 में। कहाँ पर हुई थी, ठीक है, 1850 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी एट राइडल माउंट, ठीक है। और इनको बरी कहाँ पर किया गया, इनको कहाँ पर दफनाया गया, सेंट ओसवाल्स चर्च ग्रासमेयर, जहाँ पर ये रह रहे थे, ठीक है, वहां पर सेंट ओसवाल्ड चर्च था, ठीक है, ग्रासमेयर में, वहां पर ही वाज बरीड। तो ये जो था हमने आज पढ़ा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस पोएट हैं रोमांटिक एज के, उनके बारे में पढ़ा, उनकी लाइफ के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको देखा, और जो उनके उन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम और जो जो भी सोनेट्स वगैरह लिखे, लिरिकल बैलर्स, उनका जो फ्रेंडशिप थी, कोलैबोरेशन था विद एसटी कॉलरेज, उसको देखा, उनकी मैरिज को देखा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। और आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वर्ड्सवर्थ के जो भी वर्क्स हैं, ठीक है, उस पर एक एक करके हम जो है उसको डिस्कस करेंगे, उस पर एक एक करके वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए, तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलें, ओके। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।